दोस्तों, आज की कहानी है सरकारी अफसर होकर भी पति की कदर न करने वाली पत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कुछ नहीं जानती, आज मुझे आश्रम जाना है। नाश्ता बना दिया है, दिन का खाना ऑफिस की कैंटीन में कर लेना या फिर गुरुजी के आश्रम में लंगर करने आ जाना। अनीता ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार होते हुए बोली, आज मेरी मीटिंग है, इतना समय नहीं होगा कि मैं लंच के लिए कहीं जा सकूं। मीटिंग कितनी देर चलेगी कुछ पता नहीं। विनय परेशान होते हुए बोला। 45 वर्षीय अनीता कर्कश स्वभाव की महिला है, हर वक्त लड़ने के मूड में रहती है, फिर चाहे घर हो या बाहर लड़ने का कोई मौका नहीं चूकती। पति विनय और बेटी नीति उसके सामने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पड़ोसी भी उसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाते हैं। पूरी कॉलोनी में लड़किन के नाम से बदनाम है। घर में कोई महरी नहीं टिक पाती, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर महीने 2 महीने में भगा देगी। साल भर बाद फिर कोई नई मिली तो बहला फुसला कर काम पर रख लेगी और फिर 2-4 महीने में शक के बिना पर उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। ऐसे एक से बढ़कर एक विशेष गुण भरे हैं उसमें। पैसों को दांत से पकड़े रहती है। क्या मजाल पति की जो उससे पूछे बिना 1 रुपए भी खर्च कर ले। सुबह ऑफिस जाते समय गिनकर रुपए देगी और फिर शाम को उनका पूरा हिसाब लेगी। पति सरकारी अफसर है मगर घर में उसकी चपरासी की भी हैसियत नहीं है। पता नहीं अपने शौक कैसे पूरी करता है। शायद कुछ ऊपर की कमाई हो जाती होगी या फिर जिनका ऑफिस में उससे काम पड़ता होगा वही उसके शौक पूरे कर देते होंगे। क्योंकि जब विनय देर रात 5 स्टार होटल में डिनर कर घर लौटता है तो अनीता अगली सुबह ही मेरे फ्लैट पर आ जाएगी और रोना रोने बंगल के फ्लैट में ही तो रहती है। देर रात की उठापटक से आधी कहानी तो मुझे वैसे ही पता चल जाती है और आधी का रोना वह मुझे सुबह सुबह खुद सुना जाती। उसके पति से मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि मुझे पता है मेरे चरित्र पर भी कीचड़ उछालते उसे देर नहीं लगेगी। जो अपने पति पर विश्वास नहीं करती वह भला मुझ पर क्या करेगी। अक्सर मेरे से आकर यही कहती है कि लगता है मेरे आदमी का अपनी सेक्रेटरी से चक्कर है। किसी दिन अचानक ऑफिस पहुंचकर रंगे हाथे पकड़ूंगी। पर ऑफिस में वे 2 ही तो केवल काम नहीं करते जो रंगालियां मनाएंगे अनीता। वहाँ पूरा स्टाफ रहता है। मैंने कहा वह तो मुझे पता है लेकिन उसका केबिन अलग है, वहाँ सोफा भी रखा है। अनीता आंखें नचाते हुए बोली, तो क्या सोफा इसलिए रखवाया है। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। हंस ले खूब हंस ले, क्योंकि तेरा मियाँ तो नाक के सीधे में चलता है ना। अगर मेरे आदमी की तरह टेढ़े दिमाग का मिला होता तो मैं भी देखती कि तू कितना हंस पाती। अनीता बिफर पड़ी। मैं तो अपने पति से यह कभी नहीं पूछती हूँ कि उन्होंने दिन भर में किस किस से मुलाकातें की। मुझे विश्वास है कि दिन भर के काम के तनाव के बीच रोमांस का समय कहाँ है उनके पास, और फिर मुझसे ही पीछा छूट नहीं पाता। दूसरों के पास कैसे जाएंगे। मैं तो उल्टे उनके तनाव को कम करने की कोशिश करती हूँ। मेरा आदमी तो हमेशा दूसरी औरतों की ही तारीफ करता रहता है। कहता है 102 वाली की ड्रेस साइज कितनी अच्छी है, 108 वाली की बाल कितने सुंदर हैं, 105 वाली की फिगर कितनी सेक्सी है। अगर उन सबको अपने आदमी की बातें बता दूं तो इतने जूते पड़ेंगे कि सारे फ्लैट्स नंबर भूल जाएंगे। अनीता वे चाहते होंगे कि जब वो ऑफिस से लौटे तो सजी धजी बीवी घर का दरवाज़ा मुस्कुराते हुए खोले। मैंने समझाने की कोशिश की, घर के काम क्यों उसके रिश्तेदार करेंगे। पूरे घर की सफाई, खाना बर्तन करूं या फिर सज धज कर बैठक में टंग जाऊं। अनीता हर बात को उल्टा ही लेती। तो महरी रख लो, क्या सारा दिन खटती रहती हो, कुछ अपना भी ख्याल कर लिया करो। इसका तो महरी से भी चक्कर चल जाता है, उससे भी न जाने क्या क्या बातें करता रहता है। क्या पता चोरी छिपे पैसे भी पकड़ा देता हो।
मैं तो तब तक स्नान भी नहीं कर पाती हूँ जब तक वह ऑफिस नहीं चला जाता, अनीता ने बताया। सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा, क्यों स्नान नहीं कर पाती? अरे तुम्हें पता है तो कि बेटी तो सुबह ही कॉलेज चली जाती है, फिर घर में हम दोनों ही रहते हैं। अगर मैं भी स्नान घर में चली गई तो उसे खुली छूट मिल जाएगी। इसके साथ अनीता ने अपने शक का बयान किया। अपने शक के चलते अनीता घर को नर्क बनाए रहती। इधर 5-6 सालों से गुरुजी की तरफ झुकाव तेजी से बढ़ गया था उसका। कभी अभिनियंत्रित जल लाकर पति को पिलाती तो कभी प्रसाद लाकर देती। बेटी भी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगी थी। वह भी पापा से कटने लगी थी और हर बृहस्पतिवार और रविवार को आश्रम चल देती। बेटी गाड़ी ड्राइविंग कर लेती तो अब आने जाने में आसानी हो गई थी उन्हें। बेटी का MBA कंप्लीट हो गया था। गुरुजी की कृपा से उनके एक चेले ने अपने कॉलेज में नीति को नौकरी दिला दी। तब से माँ बेटी तो गुरुजी की चरणरज पीने को तैयार रहने लगी। पति को भी जब तब भोज महाभोज के नाम पर आश्रम घसीट ही ले जाती। अपनी माँ को बिना गांव छोड़ाया था। 3-4 साल में 1-2 महीने उनके पास रहती तो घर में महाभारत चरम पर होता। इन सब से ऊबकर विनय माँ को वापस गांव छोड़ आता। विनय के अन्य किसी घर वालों की हिम्मत ही ना होती उसके घर आने की, अतः सबसे कट कर रह गया था विनय। एक दिन मुझे भी अपने संग आश्रम घसीट ले गई। चल तुझे आज नीति के होने वाले पति से मिलवाने ले चलती हूँ। गुरुजी की बड़ी कृपा है, बड़े होनहार युवक से हमारी बेटी का रिश्ता तय करवा दिया है। तू तो जानती ही है इस कॉलोनी में सब कुछ मुझसे कितने जलते हैं। तू शादी होने तक किसी को रिश्ते की बात मत बताना। अनीता मानो मुझे बताकर कोई एहसान कर रही हो। चलो चलते हैं। मैंने मन की मन सोचा कि अगर अब जाने से मना किया तो मेरे लिए भी यही कहेगी कि जलन के मारे नहीं गई। हम गाड़ी से आश्रम पहुंच गए। आश्रम 8-10 एकड़ में फैला था। चारों तरफ फैली हरियाली आंखों को सुकून देने वाली थी। गुरुजी के मुख्य भवन थोड़ा अलग हटकर बना था, जहां जाने की अनुमति गिने चुने लोगों की ही थी। मैंने अनीता से कहा, तुम भीतर जाकर दर्शन करो, मैं ताज़ा हवा का आनंद ले रही हूँ। मगर वह ना मानी। अपने साथ मुझे भी भीतर घसीट ले गई। अंदर 2-3 जगह तो हमारी ऐसी तलाशी ली गई मानो हम देश के किसी गोपनीय विभाग में प्रवेश कर रहे हों। बाद में एक बड़े हॉल में पहुँचे जहाँ करीने से कुर्सियाँ लगी थी। अनीता झट आगे बढ़ पहली पंक्ति में बैठ गई और अपनी बगल के छोटे बच्चे को उठाकर मुझे बैठने का इशारा किया। बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठ गया। मैं चुपचाप अनीता की बगल में बैठ गई। थोड़ी देर बाद सामने बने ऊंचे चबूतरे में लगे आसन पर गुरु का आगमन हुआ। जय जयकार और पुष्प वर्षा होने लगी। गुरु 50-55 की उम्र में लग रहे थे। गेरुआ रंग का कुर्ता और उसी रंग की लुंगी, गले और हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं, आधे से ज़्यादा माथे पर पीला चंदन का टीका और उसके ऊपर लाल टीका, दाढ़ी मूछ और सिर के बाल सफ़ेद सपाचट। मैंने मन ही मन सोचा, सफ़ेद हो गए होंगे तो सब साफ कर दिए। गोरे गोल मुंह और छोटी छोटी मिचाती आँखें और मोटे होठों की जुगलबंदी देखने लायक थी। वे क्या बोल रहे थे और क्या नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान तो उनकी मुख मुद्रा के बनते बिगड़ते रूप पर था। अचानक अनीता ने मेरा हाथ दबाया तो मैं वर्तमान में लौटी। पूरा हॉल खाली हो चुका था। लोग एक एक करके गुरुजी के आसन के पास जाकर अपना दुखड़ा रोते, कुछ सलाह मशवरा होता और गुरुजी किसी का माथा चूमकर तो किसी के हाथ चूमकर आश्वस्त कर रहे थे। वह कृतज्ञ हो बाहर चला जाता। अनीता सबके जाने के इंतजार में थी। आखिर में उठी, मुझे भी खींचा, पर मैं जड़वत हो गई कि कोई पराया पुरुष मेरा स्पर्श करे और वह भी मेरी मर्जी के बिना। मुझे गंवारा ना था। गुस्से से मेरा हाथ झटक गुरुजी के आसन के नीचे बैठ गई।
गुरुजी के इशारे पर पीछे पंक्ति में बैठा नवयुवक भी आकर गुरुजी के चरणों में बैठ गया। मैं समझ गई कि यही है अनीता का होने वाला दामाद। देखने में युवक लंबा, गोरा, चिट्ठा और अच्छे स्वास्थ्य का मालिक लग रहा था। थोड़ी देर की खुसुर फुसुर के बाद गुरुजी ने उन दोनों को अपना चुंबन रूपी आशीर्वाद दिया और उठकर चले गए। अब हॉल में हम 3 ही थे। युवक का नाम अभिषेक था। वह काफ़ी हंसमुख व मिलनसार लग रहा था। अनीता तो उसे ऐसे गले लगा रही थी मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। लौटते समय भी गाड़ी में अभिषेक का गुणगान करती रही। बोली, देखा कितना सुदर्शन है मेरा दामाद। मेरे ससुराल वालों ने कलेजे में तो इसे देखकर सांप लौटने लगेंगे। आज तक परिवार में इतना सुंदर दामाद किसी का भी नहीं आया है। मेरे गुरुजी का मजाक उड़ाते थे। अब जब शादी में आएंगे तो मुझसे गुरुजी का पता पूछते फिरेंगे। मैं क्यों मिलवाऊं सबको गुरुजी से। इतने सालों से आश्रम में सेवा कर रही हूँ, उसी का फल मिला है मुझे तो मिलवा दिया, क्योंकि एक तू ही है मेरे काम आती है। अब शादी में भी तुझे ही सारी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। और भी न जाने क्या क्या बड़बड़ा करती रही। तुम लोगों तो कुलीन ब्राह्मण हो, क्या ये भी ब्राह्मण है? मैंने पूछा। अरे देखा नहीं कितना सुदर्शन है। हाँ, हमारी जात बिरादरी का नहीं है, मगर हिमाचल प्रदेश में कुलीन घराने का है। गुरुजी के तो पूरे देश में आश्रम है और शिष्य भी। तुम कब मिली उसके घर वालों से? मैंने जिज्ञासा प्रकट की। मैंने पूछा, अरे देखा नहीं कितना सुदर्शन है। हाँ, हमारी जात बिरादरी का नहीं है, मगर हिमाचल प्रदेश के कुलीन घराने का है। कुछ भी हो, इन सब की जड़ गुरु ही है, यानी वही गुरु घोटाल। एक सुशिक्षित कन्या का जीवन बर्बाद हो गया है। अब यहाँ से चले भी जाएंगे तो भी क्या, नीत की जिंदगी में तो पतझड़ का मौसम पसर गया ना।